पीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा था, डेटा स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू करे थे, उससे पहले कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे। सही है। उसके बाद हमारे पास डेटा साइंस के अंदर जो हमने बात करी थी, ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर नेसेसरी एलिमेंट था कि हमारे पास किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है डेटा और किस तरीके से स्टोर करते हैं हम डेटा को। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस में, वहाँ पर हमने देखा था, हमने बात करी थी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड की, कि हमारे पास ये जो डेटा साइंस है वो बहुत सारी फील्ड्स का मजमुआ है, उससे बन रही है हमारे पास। तो उसमें हमने एक स्टैटिस्टिक्स का भी जिक्र किया था कि हमारे पास स्टैटिस्टिक लैंग्वेज है जो कि हमारे पास डेटा साइंस में इस्तेमाल होती है। जैसे आर लैंग्वेज है वो एज अ टूल इस्तेमाल हो रही है, उसको देखा हमने कैसे डेटा सेट को लोड करना है, किस तरीके से करना है। तो वो एक पार्ट हो गया कि किस तरीके से हमने टूल को इस्तेमाल करना है। सही। और टूल के क्या चीज़ें नेसेसरी एलिमेंट्स थे। अब उसके बाद क्या चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है डेटा साइंस के अंदर, तो वो चीज़ तुम्हारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे डेटा साइंस में यूज़ करोगे स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज को और क्यों यूज़ की जाती है। तो उसी की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का समझना आना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो उसी को देखेंगे हम। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर उसको हम अलग से देखेंगे सारी चीज़ें एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसमें क्या है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे पास मेनली स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को समझने का मकसद है कि भाई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड विजुलाइजिंग द डेटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स ऐसी साइंस है, साइंस की ही ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस मौजूद है साइंस के अंदर। तो उसमें कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और विजुलाइज करना डेटा को, यही पूरा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सही है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है स्टैटिस्टिक्स, और वो हमारे पास लिखे हुए वर्ड्स, और फिर उसके बाद हमारे पास आगे किस तरीके से करना है, कलेक्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, विजुलाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। उसके अंदर टूल्स आ जाएंगे। जैसे हमारे पास साइड में एक तुम्हें डायग्राम नज़र आ रही है, और जो कि तुमने मैट्रिक में पढ़ी होगी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे तुम। तो किस लिए बनाते थे, उसमें तुम क्या बनाते थे, क्लास इंटरवल और मीडियन निकालते थे उसका, 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 10 तक। तो उसको बनाने का मकसद कुछ था कि डेटा पे काम कर रहे हो, डेटा तुम्हें कोई दिया जाता था, उसमें नंबर्स दिए जाते थे, तुम्हें सैंपल नंबर्स लिखे हुए होते थे, 5 है, 10 है। अब वो किसी की हाइट भी हो सकती है, किसी की एज भी हो सकती है। तो वो डेटा है, उसको कलेक्ट करके असल में कर क्या रहे थे, टेबल बनाने के बाद तुम विजुलाइज कर रहे थे। और विजुलाइजेशन तुम्हें कहाँ नजर आ रही है, साइड पे नजर आ रही है कि यहाँ पर तुम्हारे पास किसका स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, कि हमारे पास सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड और विडोड कितने हमारे पास मौजूद हैं। तो उसका काउंट जो है वो तुम्हें बार की सूरत में नजर आ रहा है। सही। तो ये क्या है, ये पहले कलेक्ट हुआ होगा डेटा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, देन फिर क्या किया है, विजुलाइज किया है, तो तुम्हारे पास एज एन आउटपुट ये चीज रिजल्ट आया। क्लियर। तो वो सब कैसे कर रहे हो, वो डेटा साइंस में डायरेक्ट नहीं हो रहा, वो किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हो रहा है। भाई टॉपिक ही यही है ना हमारा, तो घूम फिर के वहीं पर ही आएंगे। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हो रहा है, हमारे पास सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही की जाती हैं, चाहे वो तीनों चीजें जो भी करनी है। सही है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। व्हाट इज डेटा साइड में लिखा हुआ है, डेटा को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ चुके हो डेटा होता क्या है। यहाँ एग्जाम्पल है डेटा की, जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि भाई हाइट हो सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब हमारे पास डेटा ही कहलाएगा। और ये जो मैं कह रहा था, रिलेट कर रहा था मैट्रिक से, तो वो वही चीज़ बनी हुई है। ये क्लास इंटरवल्स बने हुए कि यहाँ से 160 से 162, 163 से 165, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हाइट के 15 स्टूडेंट हैं,
यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट की हमारे पास 118 स्टूडेंट है। इसी तरीके से तुम्हारे पास आगे काउंट, तो अगर इसका बार बनाना चाहें तो हम ये बना सकते हैं, जैसे यहाँ हमें नजर आ रहा था, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। बात ये है कि हमें पेपर पे नहीं बनाना। सही है, मैट्रिक में तुमने क्या किया था, पेपर पे बनाया था, तो इसको आर टूल की मदद से तुम इसको बना रहे होगे, जो भी डेटा सेट के अंदर कोई भी चीज मौजूद होगी। सही है, तो पहली चीज क्लियर हो गई, स्टैटिस्टिक्स क्या है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट कहीं खत्म नहीं होती, उसमें तुम्हारे पास टाइप्स होती हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सही है, तो ये दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं और इन्हीं पे सारा क्या चल रहा होता है, पूरा डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी कि आधी डेटा साइंस हमारे पास इसी के ऊपर है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीजें तुम्हें पता है, वही चीजें तुम्हारे पास साइड में लिस्टेड हुई हैं। सही, कहीं ना कहीं तुम इससे रिलेट कर सकते हो, तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, कुछ चीजें ऊपर वाली तो कॉमनली पढ़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। यानी कि वो जो पूरी स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन की बात हो रही थी, ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी, विजुलाइजेशन की बात हो रही थी, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल की जाती है ऑर्गेनाइज करना डेटा को, और दूसरा समराइज करना, यानी कि उसकी समरी निकाल लेना है डेटा की। तो वो कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए साइड में ऑप्शंस लिस्ट हुए हैं। उसमें मीन आ जाता है, मोड आ जाता है, मीडियन है, बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स है, इन्फोग्राफिक्स है, क्वार्टाइल्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। और इन सब का मकसद क्या है, इन दोनों चीजों को करना, ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना। सही है, यहाँ कुछ डायग्राम नजर आ रही है, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, ये सब चीजें इसके अंदर टॉपिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सब भी देखेंगे आगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास हमारा मोटिव है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझना। तो ये हमें नजर आ रही है कि क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। और पर्पस क्या है, पर्पस हमारे पास वही है कि हम पूरे डेटा को समराइज कर दें और सारी चीजों को हम क्या कर दें, एक छोटी सी वैल्यू के अंदर डिस्क्राइब कर सकें। नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि हमारे पास यहाँ पर यू हैव एग्जाम स्कोर्स फॉर अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तुम्हारे पास एक लिस्ट है, 50 स्टूडेंट के एग्जाम स्कोर्स हैं, और तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैलकुलेट करना चाहते हो एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर निकालोगे तो तुम्हारे पास 50 स्टूडेंट का नहीं आएगा, वो एक एवरेज स्कोर आएगा, जो कि वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, समरी कहलाएगी। सही, अलग अलग एग्जाम स्कोर समरी नहीं कहलाएगी, पूरे डेटा का जो एक आखिरी लुबे लुबाब होगा, वो एवरेज जो निकल के आएगा, वो समरी तुम्हें कुछ बताएगी और उससे तुम कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो वही तुम्हारे पास क्या होगी, तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी। और दूसरे अल्फाजों में यहाँ पर तुम्हारे आउटकम में ये भी लिखा हुआ है कि व्हाट द डेटा शोज। कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम सिंपल सेंटेंस में ये भी बता सकते हो कि भाई इसका मतलब ये व्हाट द डेटा शोज, डेटा दिखाना क्या चाह रहा है, वो चीज हमें कहाँ पता चलेगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर पता चलेगी। हमें डेटा की क्लियर पिक्चर समझ में आ सकती है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे कुछ और भी ऐड हुआ हुआ है। क्या ऐड हुआ हुआ है, पढ़ो खुद। तुम लोग असल में सो रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, आगे पढ़ो थोड़ा सा। क्या है, व्हाट द डेटा शोज के बाद क्या लिखा हुआ, अब देखो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ था, स्लाइड के अंदर कहाँ था मैं, ये भी नहीं पता। बट डू नॉट इन्फर और प्रेडिक्ट एनीथिंग बियॉन्ड द डेटा। यानी कि इसकी एक लिमिटेशन है, डिस्क्रिप्टिव में क्या काम नहीं कर सकते, वो लिखा हुआ है कि हम इन्फ्रेंस नहीं कर सकते और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, डेटा के बाहर जाके कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो जिस किसका काम है, एआई का। सही है, तो वो चीज हम यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, नजर आ रहा है, वो समझ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सही है, तो क्या निकला, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई, बताओ किस लिए काम आएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समराइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। सही है, तो ये चीज याद रहनी चाहिए। और देन इन्फ्रेंशियल है, इन्फ्रेंशियल को अभी रहने देते हैं।
अभी इतना ही रखो, इतना ही हजम रखो कि आगे जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर, ताकि हम इन्फ्रेंशियल में आएंगे अलग से सारी चीज़ें होंगी। इन्फ्रेंशियल में सिर्फ इतना सा है, आसान अल्फाज में यहाँ पर थोड़ा सा देख ही लो कि यहाँ पर है क्या। यहाँ पर तुम्हारे पास वो जो पिछले में पॉइंट लिखा हुआ था वही है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ कर सकते हैं, एआई वाली जबान में नहीं, किसी और चीज में। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि मैं पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ सैंपल के थ्रू। सिंपल सा इतना सा मकसद है। यानी कि अभी जो बैठे हुए हो, कितने बच्चे बैठे हुए हो तुम लोग, कितने बैठे हो, 5 हो, सही। अब ये पॉपुलेशन कहलाएगी एप्टिक की या सैंपल कहलाएगा, एप्टिक की, क्लास की नहीं। एप्टिक का क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। एक क्लास के बच्चे हो ना, लैब्स बहुत सारी हैं, पॉपुलेशन क्या होगी अगर मैं एप्टिक को बोलूं, तो एप्टिक के सारे स्टूडेंट्स जो हैं 3000, वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। तो अब मैं, ये तो चलो एक्सपेक्टेड है कि मैं एप्टिक के डेटा को तो कर सकता हूँ पूरा पूरा ले लूँ, मेरे पास डेटा है, लेकिन पॉपुलेशन जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसमें किसकी बात करें, जो तुम्हारे वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें एक चीज पहले से कुछ प्रेडिक्ट की जाती है ना कि भाई ये पार्टी जीतेगी। तो कैसे किया जाता है, हर बंदे का इंटरव्यू लेते हैं या फिर कुछ बंदों का इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ का लिया जाता है, रिपोर्टर जाता है, तो कहीं कहीं किसी इलाके में जा सकता है, वो कहीं कहीं जा सकता है, तो वो जो कहीं कहीं जा रहा है वो क्या है, सैंपल्स है, सही है। वो इलाके में से खड़े हुए किसी आवाम से 10 बंदों का ले लिया, तो वो इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ कराची से लिया, तो वो 10 बंदे नॉर्थ कराची का क्या बन गए, सैंपल बन गए। पॉपुलेशन बहुत सारी थी, सही है, नॉर्थ कराची के एरियाज बहुत सारे थे, लेकिन 10 बंदों का लिया, तो वो अब उस पे 10 बंदों पे उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, भाई ये कह रहे तो ऐसा हो सकता है, यहाँ की आबादी ऐसा वोट देगी, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सैंपल की बिहाफ पे कि भाई ये पॉपुलेशन का भी क्या होगा, पर्सपेक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यही है जो मैंने एग्जांपल दी है कि हम सैंपल से क्या करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं। अब दूसरी एग्जांपल एक और ले लो इसकी, क्या हो सकती है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक थीसिस करना चाह रहा हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी का कैफे, मेरे पास यूनिवर्सिटी में लंच क्या करते हैं, लंच ज़्यादातर कैफेटेरिया से करते हैं लोग, या फिर क्या करते हैं, लंच एरिया में जाके खरीदते हैं, वहां से कैफेटेरिया से लाते हैं या घर से लाते हैं लंच, 2 केसेस हो गए ना। तो अब मैं क्या पूरी यूनिवर्सिटी में घूमता रहूं, सारी जगहों पे जाता रहूं, या फिर क्या करूं, जो कैफेटेरिया में लोग बैठे हुए हैं वहां डायरेक्ट चला जाऊं, सही है। मैं तो एक तो काम करूंगा, मैं हर क्लास में जाऊंगा यूनिवर्सिटी की और वहां सबसे फीडबैक लूंगा कि भाई अच्छा कहाँ से लाते हैं आप लंच, घर से ला रहे हैं या कैफेटेरिया से लाते हैं, या डायरेक्ट मैं टारगेट कहाँ कर लूँ, किसको करूँ, कैफेटेरिया। तो जब मैं कैफेटेरिया को टारगेट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा हूँ या किसको कर रहा हूँ, सैंपल को। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही अगर सैंपल्स, अब सैंपल अगर 2 कैफेटेरिया है तो 2 सैंपल्स बन जाएंगे, सैंपल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन को हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। तो हमेशा यही डेटा साइंस की जबान में, स्टैटिस्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट रखा गया है इन्फ्लुएंशियल का, कि हम प्रिडिक्शन देते हैं, एस्टिमेशन देते हैं, डिसीजन देते हैं, किसका, पॉपुलेशन का, किसकी बिहाफ पे, सैंपल। यानी कि लाख की आबादी है तो मैं 10,000 लोगों का ले लूँ बस फीडबैक, और लाख पे क्या कर दूं, प्रेडिक्ट कर दूं, सही। तो वो क्या होगा, वो हमारे पास मैच हो जाएगा। जाहिर है इन्होंने कुछ देख के ही टूल्स बनाए ना, तरीकेकार बनाया है कि वो सही होगा, एक हद तक सही निकल आएगा डिसीजन, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी लिखा हुआ है इधर साइड में ऊपर डेफिनेशन में, वो तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। हाँ, उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, वो फिर आगे देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो एक चीज ये हो गई, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सही है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज, अब इसके अंदर जब आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें मौजूद है।
उसको देखेंगे एक एक करके, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। तो लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाए तो तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सही है, पहली चीज़ कर ली हमने, स्टैटिस्टिक्स क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डेटा की टाइप। ठीक, अब मैं पिछला तुम्हें पहले पिछले लेक्चर में लेके जाता हूँ, वहाँ पर फैक्टर्स पढ़े थे, वहाँ एक चीज़ बताई थी मैंने, याद करो पहले। तो फैक्टर्स का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, और वहाँ पर एक चीज़ तुम्हें बताई थी। क्या बताई थी मैंने, याद है पॉइंट? हाँ, हाई लो मीडियम। वहाँ मैंने एक चीज़ रिलेट करी थी कि वैसे फैक्टर्स में था क्या। हाँ, वैल्यू, लेकिन वो फंक्शन हो गया, वो तो फंक्शन की बात हो गई, टेबल फंक्शन, लेकिन वो टॉपिक नहीं था फैक्टर्स। जो था हमारे पास था कि हम वैल्यूज काउंट कर सकते हैं, लेकिन असल कुछ और बताया था कि हाई लो मीडियम को मैंने कंपेयर किया था कि ये वैल्यूज अलग हैं स्ट्रिंग में, और नॉर्मल वैल्यूज अलग होती हैं स्ट्रिंग में। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेल फीमेल की भी एग्जांपल दी थी मैंने उसमें, कि फिक्स्ड होती हैं कुछ वैल्यू, और उसमें फैक्टर्स यूज करते हैं। हाई लो मीडियम हो गया, हमारे पास मेल फीमेल हो गया, इसके आगे बरक्स कुछ और भी होती हैं वैल्यूज। क्या है, स्टूडेंट के नाम की एग्जांपल दी थी। सही, तो वहां पर हमारे पास हमने फैक्टर्स में कुछ चीज समझी थी, जो कि अभी तुम्हें याद नहीं आ रही है, तो वहां ले जाने का मकसद ये है, उसको पॉइंट में जहन में रखो अभी, उससे तुम्हें यहाँ समझने में रिमाइंड होगा। फैक्टर्स वाले हाई लो मीडियम को याद रखना, तो यहाँ टाइप्स ऑफ डेटा में तुम्हें पता चलेगा कि भाई टाइप्स डेटा की हमारे पास कैसी कैसी होती हैं। दो तरीके की टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिकल होती है और एक होती है, कौन सी लिखी हुई, कैटेगोरिकल। और उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप्स हमारे पास हैं, कौन सी लिखी है आगे, कैटेगोरिकल को मजीद डिवाइड किया हुआ है और न्यूमेरिकल को मजीद डिवाइड किया हुआ है। ये सब मैट्रिक की मैथ की बुक में है शायद, लेकिन शायद तुमने इतने डिटेल्ड में देखा नहीं होगा उसको। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, और हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। कैटेगोरिकल में क्या है, साइड पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आई का कलर हो गया, जेंडर हो गया, ब्रीड ऑफ गॉड हो, ब्रीड ऑफ डॉग हो गया, लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। सही, तो ये चीजें हमारे पास आ गई। और देन यहाँ पर इधर न्यूमेरिकल में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्क्वायर फीट, पॉपुलेशन साइज ऑफ अ सिटी, एज ऑफ इंडिविजुअल और हाइट ऑफ। सही, तो ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ तक सही है। इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ नंबर्स है, और यहाँ क्या है, यहाँ कौन सी बात हो रही है, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब इधर आएंगे सारे। लेकिन वहाँ मजीद जो है हमारे पास कैटेगोरिकल में लेवल ऑफ मेजरमेंट्स यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल आते हैं। यानी कि एक तरीके का डेटा क्या हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है। तो वो नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होता है, वो हमारे पास अलग अलग तरीके के पैटर्न है। नॉमिनल में क्या डेटा होगा, नीचे देखो एग्जाम्पल लिखी हुई है, डिपार्टमेंट नेम्स है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। सही, तो ये क्या है, ये नॉमिनल कहलाएंगे, यानी कि यहाँ कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। सही है, जैसे मैं रैंक की बात करता हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो ये नॉमिनल में नहीं आएगा, ये ऑर्डिनल की बात हो रही है। तो नॉमिनल में क्या है, सिंपल स्टूडेंट के नाम जो बोल रहा था मैं, ये हो गए, डिपार्टमेंट के नाम हो गए, इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीजें हो गई। तो अब वो जो मेल फीमेल भी बोल रहा था वो भी ऑर्डिनल में ही ऑर्डिनल में नहीं आएगा, वो भी नॉमिनल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डिनल में हमारे पास ये है जहाँ पर हम कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हो, यानी कि क्या क्या ऑर्डर,
फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब वो जो एग्जाम्पल थी फैक्टर वाली, उसमें क्या लिखा हुआ था, हाई लो मीडियम, तो वो क्या है, एक ऑर्डर है। यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, लो मीडियम हाई, यानी कि नीचे से ऊपर तक जो भी बन रहा होगा वो तुम्हारा पूरा क्या हो रहा होगा, एक ऑर्डर बन रहा होगा, तो वो अलग तुम्हारे पास उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि वो फैक्टर्स के अंदर आएगा फिर। सही। तो ये चीजें तुम्हारे पास इस तरीके से अलग अलग डेटा की टाइप्स को याद रखना है कि डेटा की टाइप्स हमारे पास क्या क्या मौजूद है और किस तरीके से हम डेटा की टाइप्स को देख रहे हैं। तो ये यहाँ तक हजम हो गई भाई बात, यहाँ तक डाइजेस्ट हो रही है, समझ में आ रही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी समझिए, फिर टाइप्स ऑफ डेटा भी समझिए। अब फिर उसके बाद हमारे पास आती है जो हमने बात करी थी कौन सी, यानी कि पहली चीज देख ली कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल में सारे क्या हो गए, स्ट्रिंग, और उन स्ट्रिंग को डिवाइड करके क्या कर दिया हमने, इन दो चीजों में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। फिर उसके बाद तुम्हारे पास साइड पे आता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सही है। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, क्या लिखा हुआ, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब ये तुम खुद बताओ कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कुछ समझ में आ रहा है। आ रहा है कुछ समझ में। डिस्क्रीट में सारे नंबर्स आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा है, नंबर्स की काउंटिंग हो रही है। लेकिन इसमें हुआ क्या, ऐसा डिफरेंस तो नहीं बना कोई, मतलब नंबर्स आ रहे हैं और काउंटिंग हो रही है, एक ही बात। यानी कि मैं बोलता हूँ मैं 5 है और मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ ये है, इसको सिंपल आसान अल्फाज में कि तुम्हारे पास जहाँ पॉइंट डेसिमल वैल्यूज आ रही होती हैं वो कॉन्टिन्यूस में चली जाती है, यानी कि ऐसी एंटिटी जो डेसिमल वैल्यूज रख सकती है वो हमारी कहाँ चली गई। अब देखो डिस्क्रीट में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। नंबर ऑफ एग्स इन अ बास्केट, वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। नंबर ऑफ एग्स मैं ये नहीं कह सकता कि 1.1 है, कह सकता हूँ मैं, बेकरी वाले को जाके तुम बोलोगे कि भाई 1.1 एग दे दो, कभी बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, या तो 1 बोलोगे या फिर 2। लेकिन हाइट में मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी 5.3 हाइट है, ऐसा नहीं है कि 5 होगी किसी की और डायरेक्ट फिर 6 होगी। सही है। तो हाइट कहाँ चला गया, किसमें चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस में, और डिस्क्रीट में क्या आ जाएगा, टोटल जो भी हमारे पास ऐसी एंटिटी जिसके नंबर्स पॉइंट में कभी भी नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फेसबुक लाइक्स, सही है। अब वो जो 1.3 के होता है, वो 1.3 के को वो नहीं समझोगे वो हाइट, वो उसकी जबान है जो अब काउंट किया जाता है। वो तुम्हारे पास 1.3 को किसी और जबानों में काउंट किया जाता है, तो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर ऑफ डायपर चेंजेस इन अ डे, सही है, तुमने तो नहीं किए होंगे, तो लेकिन होते हैं, डायपर भी चेंज हो रहे हैं, तो कितने, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, वही 4। नंबर ऑफ विंस इन अ सीजन, तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस ये डिफरेंस है। अब कॉन्टिन्यूस में और बताओ एग्जांपल, यहाँ तो कुछ लिखी हुई है, इसके अलावा क्या होगी, एक हाइट की हो गई, वेट हो गया, और क्या होगा, क्या होगा भाई, ग्लासेस के नंबर, हाँ वो भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी। और कोई ध्यान में, स्टूडेंट की परसेंटेज, सही है, गुड, वो भी पॉइंट में। तो ऐसे ही इसी तरीके से सारी वैल्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूस में हमारे पास आएंगी, सही है, वो डिस्क्रीट में काउंट नहीं होंगी। तो ये सब होगी नॉलेज, तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कि कहाँ पर तुम्हारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अब जब तुमने ये चीज़ डिस्कस कर ही ली है,
तो अब आती है बात कि कैसे आर में रिप्रेजेंट किया जाए, कि तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे आर के अंदर, कैसे उसको देखा जाए कि भाई न्यूमेरिकल डेटा अगर है मेरे पास तो उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल मौजूद है, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के थ्रू हम न्यूमेरिकल डेटा को कर रहे होते हैं विजुलाइज। सही है, तो ये तो लोकल हमारे पास डेटा की एग्जांपल है। डायरेक्ट हम करते हैं डेटा सेट वाले पे। सही है, तो डेटा सेट वाले पे हम डायरेक्ट देखते हैं, लोकल वाले पे हम नहीं देख रहे कि हमारे पास जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ के आए। हमने देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज बता दूं कि न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, जिस पे मैंने हाईलाइट किया है, क्या है, हिस्टोग्राम। सही है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए जब भी विजुअलाइजेशन करनी होती है, यानी कि हमें कुछ चलाना होता है, डिस्प्ले करना होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। और कैसे करेंगे, ज़ाहिर हमारे पास सोर्स होनी चाहिए, किस चीज़ को देख रहे हो, किस डेटा को देख रहे हो, तो डेटा पहले लेकर आओगे, तो डेटा सेट पहले लोड करना है। तो डेटा सेट हमने पहले लोड किया और उसको देख लिया, देखना हमने सीखा हुआ है। सही है, फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, जैसे हम कहाँ पर नोड में भी इंस्टॉल करते हुए आए हैं, सारी जगहों पर इंस्टॉल करते हुए आए हैं, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर ये सारी मौजूद है चीज़ें। वो क्या है, जीजी प्लॉट 2, यानी कि जिसमें हिस्टोग्राम वगैरह बना सकते हैं। सही, तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि भाई इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और उसके अंदर तुमने लाइब्रेरी का क्या लिखा, नाम लिखा, और उसको फिर क्या किया तुमने, यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके रन किया। तो अब ये जो रेड लाइन में आ रहा है ये इंस्टॉलेशन कर रहा है पैकेज की, और लास्ट में क्या करेगा, ये तुम्हारे पास इस तरीके से दिखा देगा, डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन दिस, यानी कि यहाँ हो चुके हैं ये बाइनरी पैकेज इंस्टॉल। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे लोड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, किसी भी लाइब्रेरी को आर के अंदर लोड करने का तरीका क्या है, लाइब्रेरी, और अंदर क्या नाम लिखना है, लाइब्रेरी का नाम, ऊपर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखना है, और यहाँ पर कैसे लिखना है, डायरेक्ट। सही, तो यहाँ पहले चलाने से पहले, लाइब्रेरी को यूज करने से पहले लोड करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से आएगा, यहाँ पर आएगा लाइब्रेरी ggplot2 लोड हो गया। सही, और फिर उसके बाद हमारा अगला काम होगा कि हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करें और इसको बनाएं कि भाई हमारे पास किस तरीके से बनेगा हिस्टोग्राम। तो यहाँ देखो ggplot का फंक्शन है हिस्टोग्राम क्रिएट करने का, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या देना है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, और ये क्या है, ये हमारा डेटा सेट, ये हमारे डेटा सेट है, इसके अंदर डेटा सेट हमने लोड किया था। उससे अगली चीज क्या है, यहाँ पर देखो जब हिस्टोग्राम की बात हो रही है तो दो ही एक्सेस होंगे विजुअलाइजेशन करने में, जो मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स की डायग्राम में भी दिखाया था कि जो डायग्राम आएगी वो एक एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा। सही है, तो एक्स एक्सेस पे मुझे क्या रखना है, हमेशा अपना न्यूमेरिकल डेटा रखना है। तो अब देखो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर लोड करेंगे हमारे पास आवर्स स्टडीड भी है, अटेंडेंस भी है, और बहुत सारे, लेकिन मैंने किसको लिया हुआ है, एग्जाम स्कोर को। सही, इसको विजुलाइज करना चाह रहा हूँ और इसको विजुलाइज करके देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या किया हुआ है, एग्जाम स्कोर लिया हुआ है, और वो किस में रखा हुआ है, वो रखा है एस्थेटिक्स, EES लिखा हुआ है, इसका मतलब है एस्थेटिक्स, यानी कि मैप करने के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी, x में आएगी या y में आएगी। बात समझ में आ रही है, ये चीज हो गई। और देन फिर उसके बाद हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं हिस्टोग्राम के, वो हमने यहाँ पर लिखा है। सही, तो अब जब मैं रन कर लूंगा तो इनको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर ये क्या होता है, ताकि तुम्हें जब नजर आ जाए तो तुम्हें यहाँ पर पता चल जाए कि भाई क्या किया हुआ है इसमें।
हालांकि कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, फिल, कलर, अल्फा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये सबसे लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तुम खुद भी बोल बता सकते हो, गेट कर सकते हो क्या है, क्या दिया हुआ है। यानी कि डायग्राम में जो टाइटल है और एक्स एक्सिस पे क्या हेडिंग आएगी, वाई एक्सिस पे क्या आएगी, वो डिस्प्ले किया हुआ है। और थीम मिनिमल फंक्शन यूज करने का तरीका, यूज करने क्यों है मकसद इसका, इसलिए है कि हम पूरे डायग्राम को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो जी प्लॉट में इसलिए तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, प्लस का साइन जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगाना है। और देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके रन करना है। तो साइड में तुम्हारे पास एक विजुअलाइजेशन आ जाएगी, जो कि तुम्हारे पास तुम्हारा हिस्टोग्राम है। सही है, हिस्टोग्राम आ रहा है। अब इसमें देखो ये जो चीजें लिखी हुई थी ज्योमेट्रिक हिस्टोग्राम में, ये सब तुम्हें अब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिल कलर दिया हुआ ब्लू, तो ये आ रहा है तुम्हारे पास। कलर दिया हुआ है, ये बॉर्डर कलर है, ब्लैक आ रहा है, बॉर्डर है हल्का सा उसके अंदर। अल्फा दिया हुआ है 0.6, इसका मतलब है इस बेंड विड्थ की ये जो बिन्स बने हुए हैं इनकी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सही। तो अब वीएनसी में तुम्हें अगर क्लियर नजर आ रहा हो, पीछे के स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर, अगर इसको मैं पूरा क्या कर दूंगा 1 पे ले आऊंगा तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। सही है, तो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हो अल्फा के थ्रू। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होंगी। और बेन विड्थ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि बेन विड्थ ऐसा नहीं है कि इससे तुम खेलोगे 1000 पे डाल दो, इलॉजिकल चीज है। बिन्स हमेशा छोटी बनाई जाती हैं। और बिन्स का मतलब क्या होता है, जो तुमने अभी उसमें भी देखा था, कि मैं यहाँ पर अगर ऐसे बता दूं कि बिन्स होती हैं, जैसे मैं क्लास इंटरवल को बोल रहा था, तो मैं बोलूँ कि मैं पहले डेटा को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से लेके 5 तक, दूसरे को 5 से लेके 10 तक, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है वही तुम्हारे क्या कहलाते हैं, बिन्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो तुम्हारे पास बना हुआ है ये हिस्टोग्राम, ये बनता कैसे है, ये बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, जो कि मैं बार बार स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहा था पहले। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो तुम्हारे पास पहले होना चाहिए। अब आर में हमें ये जरूरत नहीं है, हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे कि हमें वहां बनाएं और फिर करें। सिर्फ हमें कोर पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि भाई क्लास इंटरवल ऐसे बनते हैं। और मैक्सिमम अच्छी जो बेनविड्थ होती है वो क्या होती है, 5 होती है, बस ये याद रखो। सही। अब इसकी मैटर में 10 रखना है नहीं रखना, 5 रखो। 5 में अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है एक विजुअलाइजेशन की। इससे आगे पीछे करोगे तो तुम्हारे पास ये विजुअलाइजेशन में चेंजेस आएंगी और वो सही से तुम्हें समझ में नहीं आएगी। सही है, 6-7 तो कर सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखो नीचे नंबर्स आ रहे हैं। अब बना लिया, अभी मुझे समझ के तो बताओ, समझ में आ रहा है ये बता क्या रहा है। असल तो डेटा साइंटिस्ट का काम ये है कि डायग्राम तो आ गई, ये बता क्या रहा है। हाँ, हमें हमें एक चीज क्या कर, हमें किसी ने क्वेश्चन किया है कि भाई एग्जाम स्कोर का पैटर्न क्या है। मतलब मेरे पास एक केस आएगा, मेरे पास एक केस ये चीज आएगी, विजुअलाइजेशन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल है इसको इंटरप्रेट करना कि है क्या, हुआ क्या है। तो इसमें मेरे पास एक सवाल आएगा कि भाई मेरे पास ये बताओ कि ये जो पूरा डेटा है इसमें ये चीज देखनी है कि आया कि कितने बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं। सही है, कितने बच्चों की तादाद क्या स्कोर करने वालों की है, आया कि वो 80 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे, या फिर 50 कर रहे हैं। इससे होगा क्या फायदा ये तुम बताओ। मैं अगर ये केस लेकर आऊंगा, ये पूछूंगा, तो मैं इससे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना चाह रहा हूँ बताओ। एक स्कूल में कहीं पर भी लो, चाहे वो एप्टिक में, चाहे वो स्कूल में एप्टिक की कोई ब्रांच हो, या यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रोग्रेस होगी। तो मैं क्या इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ, सवाल ये है यार, क्या पूछा था मैंने, कि कौन से स्टूडेंट कितने स्कोर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं। ज्यादा होता 10-70 कर रहे हैं, 50 जो है वो 60 पे अटके हुए हैं, और 100 बच्चों की तादाद जो है वो फेल हो रही है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा पर्सपेक्टिव मेरा,
इस चीज को एनालाइज करने का। भाई ज्यादा बच्चे फेल हो रहे होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा फीस आएगी। फीस तो आएगी ज्यादा, लेकिन फिर वो साइड पे वो यूनिवर्सिटी, तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी के पास से नहीं पूछ रहा, यूनिवर्सिटी वाले तो यही कर रहे हैं, सप्ली लगा लगा के फीस नहीं दे रहे। खैर वैसे मैं जर्नल जर्नल माइंडसेट क्या होगा, क्या कुछ, भाई ज्यादा बच्चे फेल हो रहे होंगे तो कहीं ध्यान देना पड़ेगा ना उन्हें। यूनिवर्सिटी में तो जबरदस्ती फेल करते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं है तो। हाँ मतलब वो तो अलग है, छोड़ो वो, मैं छोड़ बात ही नहीं कर रहा। मैं एक जगह बात कर रहा हूँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्या होगा अगर वहाँ फेल हो रहा है? क्या देखा जाए, क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे? अब मैं इम्प्रूव बगैर देखे, बगैर डेटा को इंटरप्रेट किए हुए तो नहीं कर सकता ना। मैं बोलूँ मुझे कैसे पता चलेगा ज़्यादा फेल हो रहा है? ऐसे पता चलेगा विजुलाइज करके, देख के, डेटा को अंडरस्टैंड करके। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कितनी तादाद क्या हो रही है। सही है। अब यहाँ देखो, फर्ज कर लो इधर जो है कहाँ घूम रहा है सेक्शन, ज़्यादा हाई जो है इंटरप्रिटेशन कहाँ पर जा रही है? 70 80 पे भी नहीं है, 75 पे होगी या 65, यानी कि 65 टू 75 जो है, कितने बच्चों की तादाद पर? यहाँ देखो ये काउंट है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी 0 से लेके 3000 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 1000, फिर 1001, 1000। तो ये कहाँ है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है? 3000 बच्चों की बन रही है, यानी कि एवरेज पे बन रही है। और जो 100 है, 90 लेने वाले हैं और 80 लेने वाले हैं, वो कहाँ है? वो कितने? वो 1 2 है, 3 है। सही है। और बिल्कुल फेल होने वाले भी नहीं है यहाँ पर। तो मार्क्स क्या घूम रहे हैं परफॉर्मेंस पे? वो घूम रहे हैं 50 से 75 के दरमियान पर। सही है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई हाई स्कोरर नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई स्कूल है, वहाँ पर हाई स्कोरिंग नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई एक एनालिस्ट ने ये एनालाइज करके बता दिया कि भाई ऐसा हो रहा है। सही। तो अब मुझे रिजल्ट में क्या पता चला? समझ लो तुम ऑनर हो भाई, तुम ऑनर हो, तुम्हें क्या पता चला? मैंने ये बता दिया तुम्हें, तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? ये सही है, ऐसे ही चलाते रहोगे? तुम किसी प्रॉब्लम के ही उस पे तो आए थे ना भाई, मेरे पास आए थे डेटा एनालिस्ट में, एनालाइज करके बता दिया तुम्हें भाई आपके जो है स्कोर कर रहे हैं 65 से 75। तो बस सही है, चलता रहे, मैं आगे भी चलाता रहूँ। क्या करोगे? कुछ सोचोगे ना कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो स्ट्रैटेजी चेंज करे, या फिर कुछ और चीजें करे, या फिर हम कोर्स करिकुलम को देखें कि कहीं मुश्किल तो नहीं है। स्कूल की बात कर लो, चलो एप्टिक को छोड़ो, स्कूल की बात कर लो कि कोर्स करिकुलम जो है वो थर्ड, क्योंकि स्कूल का पैटर्न थर्ड क्लास अभी तो ऐसा चल रहा है कि वो कम्पिटेटिव नहीं होता मैट्रिक के बाद, फिर यूनिवर्सिटी में कुछ अलग होता है। तो वहाँ पर ये देखना ज़रूरी होगा कि भाई 80 और 100 क्यों नहीं हो रहे? ये 3000 पे आने चाहिए ना, 2000 पे आने चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। तो मुझे पता कैसे चला? विजुलाइज कर, सही, विजुलाइज किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाई डेटा साइंस में। तो डेटा साइंस यही है कि हम डेटा को लेके कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, तो कुछ उससे एनालाइज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बस चला दिया, एग्जाम स्कोर को देख लिया, अटेंडेंस को देख लिया। डेटा साइंस उसका नाम नहीं है। आज स्टडीड को देख लिया, फायदा क्या हो? देख के मैं करूँगा क्या? तो तुम्हारे पास सिनेरियो सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई आएगा और तुमसे बिजनेस, सेल्स, सेल्स की एग्जांपल ले लो, सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, सेल्स हो रही है मंथली या नहीं हो रही। तो मैं एनालाइज करूंगा मेरे प्रोडक्ट बिक रहे, कितने बिक रहे और कितनी तादाद में बिक रहे, कहाँ कहाँ बिक रहे। वो नहीं बिक रहे तो मैं एनालाइज, मुझे कैसे पता चलेगा? एनालाइज करके, इसी टूल्स की मदद से, इसी की मदद से मुझे पता चलेगा और मैं उस पर कुछ एक्शन लूंगा। मैं अपनी सेल्स की टीम क्या करूंगा? चेंज करूंगा ना।
कैसे कर रखेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा उनका रिजल्ट? मुझे पता चलेगा इसके थ्रू। डेटा उठाया, डेटा को देखा, फिर उससे कुछ इंटरप्रिटेशन हुई, तो मैं बोलूँगा भाई या तो सेल्स की टीम सही काम करके नहीं दे रही, या कहीं और कुछ मिसिंग रह रहा है पार्ट, या मैं उनको सही नहीं बता पा रहा। तो ये सब चीज़ें जो है फैक्टर्स फिर सामने आएंगे। तो ऐसे एंगल से देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो ज़्यादा बेहतर अच्छा समझ में आएगा और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। सिर्फ चला के देखोगे तो चलाना इसका नाम नहीं है, वो फिर चलाना तो ये है मैं उठाऊँ और पेश कर दूँ, कुछ भी नहीं है, वो कोई मुश्किल नहीं है। अब तो तुम लोग भी यही करोगे, जाहिर है यही है, तुम्हारे पास यही डाला और यही चला लिया। असल है दिमाग क्या कर रहे हो, सही। तो यहाँ पर इसको करो और नीचे देखो, आज स्टडीड को भी किया हुआ है, आज स्टडीड में अब इसको तुम दूसरे कॉलम्स को देखोगे तो तुम्हें कुछ और एंगल नज़र आएगा। इसको कोशिश करो कि क्या चीज़ है इसके अंदर, कैसे इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से। तो जितने नंबर्स वाले हैं वो सब इसके थ्रू कर सकते हो, हिस्टोग्राम के थ्रू, सही। इसको इम्प्लीमेंट करो, फाइल में बनाओ, लाइब्रेरी